हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल डियर एस्पिरेंट्स कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हो, इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। बार बार एस्पिरेंट्स की तरफ से यही पूछा जा रहा है कि सर हमें अभी से सीएसएस 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं यहां पर फ्रेश स्टूडेंट्स की, बिगिनर्स की, जो यहां पर मैसेजेस कर रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि अटेम्प्ट आपकी बहुत कीमती होती है, इसको वेस्ट मत करें। ठीक है, देखिए मेरा काम है आपको एक वे देना, रियलिटी चेक देना, आपको इस काबिल बनाना कि आप डिसाइड कर सकें कि हमें बेसिकली यहां पर सीएसएस 2027 के अटेम्प्ट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि किन सूरत में आप सीएसएस 2027 की जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज, मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश की। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों अच्छी हैं, तो देन तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है और वो है आपकी जो है वो एजुकेशन, कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है। तो अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, देखिए मैं अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड की क्यों बात करता हूं, इसके अंदर होता है क्या है कि यहां पर बच्चों की जो ग्रूमिंग है वो पहले से हुई होती है। क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी का इनको मसला नहीं होता, तो ये इजीली जो है यहां पर चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब स्पेशली अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं यहां पर डॉक्टर्स की, जो एमबीबीएस करके बच्चे आ रहे हैं, एस्पिरेंट्स जो यहां पर सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। देखें, अब एक इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है यहां पर, कि जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं जो यहां पर सिविल सर्विस एग्जाम की जो प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, बेसिकली उनका स्टडी स्टैमिना बहुत ज्यादा है। ठीक है, और नॉर्मल अगर स्टूडेंट्स का अगर देखा जाए जो यहां पर आईआर में मास्टर्स कर रहे हैं, या अगर देखा जाए पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं या इंग्लिश में कर रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा जो है यहां पर जो एमबीबीएस करके आए हैं स्टूडेंट्स, उनका स्टडी स्टैमिना बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उनके जो एक पढ़ने की हैबिट होती। हाँ, ये एक चीज है कि जब वो एक चीज से शिफ्ट लेते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, देन थोड़ी सी यहां पर जो है वो बेसिक इश्यूज का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो इजीली जो है यहां पर जो है वो अपने उन एरियाज को इंप्रूव कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनके अंदर एक टाइमिंग है, स्टडी करने की एक टाइमिंग है कि वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो यहां पर अंडरस्टैंड ही ना कर पाए, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कर पाता, लेकिन जो एमबीबीएस के अंदर जो वो पढ़ के आ रहा है, जो चीजें यहां पर कह ले के यहां पर रीड करके आ रहा है, तो आगे अगर देखा जाए सिविल सर्विस एग्जाम में एक न्यू जर्नी जरूर है, न्यू सिलेबस जरूर है, लेकिन यह है कि उनको एडवांटेज इस चीज का होता है कि स्टडी स्टैमिना। ठीक है, तो वो चीजों को इजीली जो है कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं। तो अब यहां पर जो अगर देखा जाए तो ये स्टूडेंट्स जो मैंने यहां पर बोले हैं अभी, कि जिनकी लैंग्वेज अच्छी है, पीछे से एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, रीडिंग है, राइटिंग है, तो देन तो आप यहां पर 6 मंथ के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखें, नॉर्मली अगर देखा जाए तो सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ऑलमोस्ट 1 ईयर या इससे ऊपर भी टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए सीएसएस के अंदर एक चीज है, वो है आपकी अनसर्टेनिटी, और ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। समटाइम क्या होता है कि बड़े बड़े जो 30 बार खान होते हैं बेचारे, वो भी रह जाते हैं। ठीक है, और फिर जो वो कहीं ना कहीं सेकंड अटेम्प्ट यहां पर क्लियर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर चीजें आपकी अच्छी है तो देन आप सीएसएस 2027 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज किन सूरत में आप सीएसएस 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट मत करें। हाँ, 2027 के लिए अभी से कर सकते हैं, सॉरी 2028 के लिए अभी से कर सकते हैं, 7 के लिए आप स्किप कर दें। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है, रीडिंग आपकी वीक है, राइटिंग आपको नहीं आ रही, एनालिटिकल या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, या आपका स्टडी स्टैमिना नहीं है, तो देन जो है आप अटेम्प्ट ही वेस्ट करेंगे। अब दोनों चीजें आपके सामने हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जो है वो सीएसएस 2027 की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 7 मंथ रह चुके हैं, और 7 मंथ में जो है हम लास्ट मंथ कभी भी काउंट नहीं करते, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कितने मंथ रह गए यहां पर, 6 मंथ रह चुके हैं हमारे एग्जाम को। ठीक है, तो आई होप आपने इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को हम लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट रहती, ठीक है। आज जो हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली है बेसिकली यह है कि अ वाइज मैन प्रोपोर्शंस हिज बिलीफ टू द एविडेंस। एक दाना इंसान, एक अक्लमंद इंसान जो होता है वो अपने यकीन या अकीदे को पता है किस तरह मजबूत करता है, एविडेंस की बेस के ऊपर। अब दूर नहीं जाते, हम एस्पिरेंट्स की ही बात करते हैं। अब जो अक्लमंद यहां पर एस्पिरेंट्स है ना, अब सब भी अक्लमंद है, जो सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सब भी अक्लमंद है। इतनी अकल है तो आप यहां पर जो है इस जर्नी में आए हैं ना सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में, ठीक है। तो अब अगर यहां पर देखा जाए कि जो मेन एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली क्या है, यहां पर एविडेंस बेस्ड जो है आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो है वो मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर जो अक्लमंद जो स्टूडेंट्स है ना, जो अपने यकीन को पुख्ता करना चाहते हैं, उनको पता है कि भाई मेन एग्जाम के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बहुत ज्यादा अहमियत है, ट्रू थिंग्स की। अगर देखा जाए तो यहां पर जो है बात की जा रही है एविडेंस बेस्ड जो है यहां पर मटेरियल रिक्वायर है एग्जामिनर को, ठीक है, वही करें। लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो है यहां पर अमल करते हैं, जो उनके अंदर थोड़ी सी अकल की कमी है, और वो मेन एग्जाम के अंदर क्या ब्लंडर मारते हैं, सुपरफिशियल नॉलेज, सरसरी जो उनके पास जो नॉलेज होता है, इल्म होता है, उसकी बेस के ऊपर वो आंसर करके आ जाते हैं। अब यहां पर एक चीज है, आप पास तो हो जाएंगे, 40 50 60 नंबर आ जाएंगे, लेकिन ये 10 to 20 जो मार्क्स का एक मार्जिन है वो कभी भी आप यहां पर इस गैप को जो है फिल नहीं कर पाएंगे जितनी देर तक आप फैक्ट बेस्ड स्टडी नहीं करेंगे, एविडेंस बेस्ड यहां पर स्टडी नहीं करेंगे, अपने यकीन को पुख्ता नहीं बनाएंगे। देखिए कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आ जाता, कॉन्फिडेंस लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चीजों के ऊपर अबूर हासिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, देन कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। तो कोशिश करें मेन एग्जाम के लिए हमारे पास जो नॉलेज है या जो मटेरियल है, जो इंफॉर्मेशन है वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, सुपरफिशियल नॉलेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स कम आएंगे। तो मैं पहले भी कहता हूं कि आप सीएसएस को जो है ना वो जो है रिटर्न क्वालिफाई करना जो है ना, मैं कहता हूं कि बड़ी बात नहीं रही, बड़ी बात तो है लेकिन बड़ी बात नहीं भी रही। मैं इस केस में कह रहा हूं कि यहां पर अगर देखा जाए तो मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, एलोकेशन जो है ना वो मैटर करती है, पास करना मैटर नहीं करता। तो आपकी एलोकेशन ही कंप्रोमाइज होगी, क्या फायदा होगा। जितना दुख एस्पिरेंट को रिटर्न क्वालिफाई ना करने पर नहीं होता ना, इतना दुख यहां पर अगर उसकी एलोकेशन ना हो उसके ऊपर सबसे ज्यादा दुख होता है। तो इसलिए बोला यह जा रहा है आ वाइज मैन प्रोपोर्शंस हिज बिलीफ टू द एविडेंस, कि वो अपने यकीन को किसके जरिए पुख्ता करता है, यहां पर कायम करता है एविडेंस के जरिए, ठीक है। तो आई होप आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। देखिए आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज भी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब इश्यू पता क्या आ रहा है यहां पर कि सर आप बोल देते हैं यहां पर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो कह ले के काफी इंपॉर्टेंट जो है वो आपके टॉपिक्स रहते हैं। देखिए यहां पर एक चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब जो यहां पर हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो कह ले कि हमारे पास सिर्फ एक आर्गुमेंट होता है या दो आर्गुमेंट आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। कभी कभी 3 या 4 भी आ सकते हैं जब पॉलिसी मेजर्स की बात आ जाए, सजेशंस की बात आ जाए, अदरवाइज हमें एक आध एग्जाम्पल मिल जाती है, एक आध आर्गुमेंट मिल जाता है। इस तरह जो है हम क्या करते हैं, अपना टॉपिक प्रिपेयर करते जाते हैं। वही बात है ना, कतरे कतरे से जो दरिया बनता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें अगर आप टॉपिक के नीचे ऐड करते जाएंगे तो आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। तो एक हमारे पास जो ओपिनियन रहती है ना, बेसिकली एक ही आप समझ ले कि यहां पर हमें आर्गुमेंट देखने को मिले, बहुत सारे बाकी आर्गुमेंट जो है कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, चीजों की एग्जांपल्स है, रेफरेंस है, सारी चीजें हैं, लेकिन आपका टॉपिक जो मेन है उसके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें यहां पर ईरान और यूएसए के दोबारा जो है यहां पर टिट फॉर टैट जो स्ट्राइक्स हैं, इसके बाद जो है दोहा के अंदर समिट होने जा रही है, तब ये कंप्लीट टॉपिक हमारे पास नहीं है। ये एक कह ले कि हमारे पास एक डेवलपमेंट है जो आप ऐड करेंगे यहां पर टॉपिक के अंदर। तो इस तरह आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। अब वो टॉपिक चाहे आपका करंट अफेयर में आए, चाहे पाकिस्तान अफेयर में आए, चाहे ऐसे के पेपर में आए, चाहे आपका आईआर के पेपर में ही क्यों ना आए, चाहे आपका इस्लामिक स्टडी के पेपर में ही क्यों ना आए। अब यहां पर जो है थोड़े से कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट्स कि सर आप इस्लामिक स्टडी की बात कर, देखें आज पाकिस्तान को सबसे बड़ा इंटरनली चैलेंज क्या है, टेररिज्म।
तो वो यहां पर दहशतगर्दी और जिहाद को मिलाकर जो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है और पूछता भी रहा है। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, तो यहां पर वो इस्लामी मुआशी निज़ाम को रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। इस्लामोफोबिया है, तो इस्लामोफोबिया का यहां पर नहीं आता क्वेश्चन, इस्लामिक स्टडी के अंदर नहीं आता है ना। इस तरह आज मुस्लिम उम्मा को अगर देखा जाए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, मसाइल्स का सामना है, क्या इस तरह का क्वेश्चन इस्लामिक स्टडी के अंदर नहीं पूछा जाता? और यही चीजें तो हम इधर डिस्कस कर रहे होते हैं, इनके ऊपर एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर, मैं पहले भी कहता हूं कि करंट अफेयर सिर्फ आपके करंट अफेयर के पेपर तक नहीं रहा। अब करंट अफेयर आपके देखे तो जो आपके अदर जो यहां पर देखा जाए 10 to 11 जो सब्जेक्ट है सबके अंदर ही अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है यहां पर ईरान यूएसए टू रिटर्न टू द टेबल। बात यहां पर की जा रही है, अभी जो मैंने बताया टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स हुई हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद से हमें जो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है वो यहां पर दोहा के अंदर बेसिकली समिट होने जा रही है। आज 30 जून की बात कर रहा हूं, आज 30 जून है बेसिकली, तो आज मीटिंग होने जा रही है दोहा के अंदर। इसके अंदर फर्दर क्या डिस्कशंस हुई वो हम टुमारो डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की जो हमारी डिस्कशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आज ट्रंप की भी स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, स्टेट और फॉर्मूज को लेकर है, यहाँ पर सैंक्शंस के ऊपर भी बात है। उसके बाद अगर देखा जाए एसेट्स जो है यहाँ पर जो वो अनफ्रीज किए जा रहे हैं कतर की तरफ से, इसके ऊपर भी डिस्कशन रहेगी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नई डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट के ऊपर हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, द दोहा इमरजेंसी एवेलुएटिंग द विटकॉफ कश्मीर दोनों हैं यहाँ पर मिशन, द रेजिलियंसी ऑफ द, अगर देखा जाए इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो यहाँ पर कब साइन किया गया, बेसिकली 21 जून को संडे वाले दिन टेक्निकल फेज हमें देखने को मिला, लेकिन इसको साइन कब किया गया 17 जून को वेंसडे वाले दिन। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ आज हम एक ही डेवलपमेंट के बात करेंगे, वो भी है यहाँ पर दोहा के अंदर जो हमें समिट देखने को मिल रही है। ठीक है, सेकंड टॉपिक रहेगा आईटी मिनिस्ट्री ड्राफ्ट डाटा गवर्नेंस पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द डिजिटाइजेशन मैट्रिक्स एनालाइजिंग पाकिस्तान डाटा ड्राफ्ट डाटा गवर्नेंस पॉलिसी 2026 एंड आर्टिकल 14 प्राइवेसी गारंटीज। ये किसकी बात? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ठीक है, अब यहां पर जो बात की जा रही है डाटा गवर्नेंस पॉलिसी, ये एक ड्राफ्ट किया गया है बेसिकली आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से, और यहां पर 10 जुलाई हमारे पास अवेलेबल है कि कोई भी पब्लिक की तरफ से यहां पर पब्लिक रिव्यू बेसिकली लिया जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट की बात की जाए 2025, उसके तहत जो है इसको इन्फोर्स किया जाएगा, और कौन करेगा? यहां पर पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी। ठीक है, अब मैं यहां पर ये क्यों बात कर रहा हूं डाटा गवर्नेंस की, या डाटा गवर्नेंस का जो मैं थोड़ा सा क्रक्स बता दूं कि इसका पर्पस ये है कि जो पब्लिक का डाटा है उसको प्रोटेक्ट करना है, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, कि ताकि कोई भी जो है यहां पर इंस्टीट्यूशन है, कोई भी पब्लिक बॉडीज है, वो इसको यूज ना कर सके विदाउट परमिशन ऑफ पब्लिक। ठीक है, तो डाटा को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देखा जाए आर्टिकल नंबर 14 प्राइवेसी और डिग्निटी दोनों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहां पर एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसी 2025 हमने इसके ऊपर डिस्कशन की। ठीक है, डिजिटल सेंटर बनाया गया पाकिस्तान के अंदर, ऊपर उसके ऊपर भी डिस्कशन की। अब यहां पर हम जब थ्रेट्स की बात करते हैं ना, चैलेंजेस की बात करते हैं या इश्यूज की, एक ही आता है डाटा, और यहां पर करते हैं थ्रेट टू पर्सनल प्राइवेसी, मिस इन्फॉर्मेशन बात करेंगे, डिस इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, यहां पर डाटा आपका चोरी हो जाए उसको किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो आप ये समझ लें कि ये एक आपके पास सजेशन आ रही है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सिस्टम इन पाकिस्तान है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अगर आ जाता तो यहां पर ये आप एज ए एग्जांपल कोट कर सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा गवर्नेंस पॉलिसी, इसके ऊपर हम डिबेट करने वाले हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास रहेगा अनचेक्ड पावर्स एग्जेक्टिव ओवर रीच एंड ड्यू प्रोसेस। यहां पर कहीं ना कहीं पर यह भी कहा जा रहा है भाई आपका ड्यू प्रोसेस है वो भी यहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। वो क्यों पड़ रहा है, इसकी वजह क्या है? यहां पर एवेलुएटिंग सिविल लिबर्टी इंप्लीकेशंस है ऑफ द पंजाब, यहां पर जो वो एंटी सोशल बिहेवियर बिल पेश किया जा रहा है 2026। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की भी बात करेंगे। जो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं उन्होंने क्या कहा है, यहां पर उनके क्या रिमार्क्स हैं। बेसिकली उन्होंने इसको जो है वो कॉलोनियल इरा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क का भी नाम दिया है। देखें
अब इसके एडवांटेजेस भी हैं, थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इसके अंदर एडजस्टमेंट क्या की जा सकती हैं, रिफॉर्म्स क्या क्या किए जा सकते हैं, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहां पर, जहां पर हम कॉलोनियल एरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यहां पर फ्रेमवर्क की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले। देखें, इसकी जो हम यहां पर डिस्कशन करेंगे, मैं पहले भी कहता हूं कि एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। यहां पर एक और चीज मैं बता दूं कि यहां पर स्टैंडिंग कमेटी ने बेसिकली इस बिल को पास करके विदाउट जो है यहां पर कंसल्टेशन की है, इत्माद में लिए, किसको, यहां पर पंजाब असेंबली के स्पीकर को, इसलिए थोड़ा सा यहां पर हमें कंट्रोवर्सी भी इसके ऊपर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसके अंदर बेसिकली यहां पर कह ले के ड्रैकोनियन एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज क्या हो सकती हैं, सख्त जो है यहां पर कह ले के इंतजामी जो है यहां पर पेनल्टीज क्या हो सकती है आवाम के लिए, इसको भी दें। बेसिकली इसके अंदर हो क्या रखा है, कोर्ट को बाईपास करके पहले से ही जो है वो यहाँ पर अकाउंट वगैरह जो है यहाँ पर फ्रीज करने की बात की जा रही है, सीएनएससी को ब्लॉक करने। तो पूरी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं टॉपिक को। अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर या न्यूज़ के ऊपर आप ये देख रहे होंगे तो पंजाब असेंबली ने एक बिल पास कर दिया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अभी पार्लियामेंट के अंदर जाना है, लेकिन ये स्टैंडिंग कमेटी ने बेसिकली इसको आगे मूव किया। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब एक ही जो है वो मैं बात करता हूँ कि अगर अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हम क्या करते हैं, अपना बैंक बैलेंस जो है वो अच्छा रखते हैं, यहाँ पर स्ट्रांग रहते हैं। इसी तरह जो अगर सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने वोकैब बैंक बनाकर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब बैंक से होता है क्या कि एक तो आप वोकैब की वेरिएशन लेकर आ सकते हैं, रेपिटेशन वाला जो इशू है वो भी यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। बाकी जितने भी इसके एडवांटेजेस हैं वो सारे मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये समझ लें कि डॉन न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं 10 वर्ड्स होते हैं, 10 के साथ हम 2 सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स को डिस्कस करते हैं, तो ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स मानते हैं। तो 50 वर्ड्स आप जो है वो नोटबुक अपने डेली बेसिस के ऊपर प्रिपेयर करते जाएंगे, उसके अंदर ऐड वर्ड करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो है आपका दोहा इमरजेंसी एवेल्युएटिंग विटकॉफ कश्मीर मिशन एंड द रेजिलियंसी ऑफ द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाई स्टैक्स दोहा मीटिंग एंड स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें, यहां पर रिजम्पशन ऑफ टॉक्स की बात की जाए। देखें, यहां पर अब हो क्या रहा है कि हाई लेवल इमरजेंसी टॉक्स इन दोहा में होने जा रही है। वजह क्या है कि यहां पर मैंने अभी बोला कि टिट फॉर टैट या स्ट्राइक्स हमें देखने को मिली स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर। ठीक है, यहां पर जो मुद्दा रहेगा ना कहीं ना कहीं पर हमें जो देखने को मिल रहा है वो यही है कि स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर डिस्कशन होगी, क्योंकि इसके अंदर हमें जो है यहाँ पर जो वो कह ले के स्ट्राइक्स देखने को मिले। ठीक है, यूएसए और ईरान आमने सामने। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर हमें वायलेशन भी देखने को मिल रही है। ये जो ट्रीटी साइन की गई यहाँ पर फॉर 60 डेज सीज फायर यहाँ पर जो वो बढ़ाई गई यहाँ पर पूरा यहाँ पर प्लान तैयार करने के लिए, लेकिन यह है कि अभी जो हमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता नजर है तो कहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि यह कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसकी रीजन क्या है कि अभी भी वायलेशन यहाँ पर जारी है। ठीक है, लेबनान वाला इशू आपके सामने ही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर इन्वेस्ट की बात की जाए तो विटकॉफ और जेरेड कश्नर है। शिफ्ट एंड फोकस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फोकस इसका यही है कि टेंशन को डी एस्केलेट करना है। ठीक है, ओवरव्यू लेंगे, बाकी हम डिस्कशन कर चुके हैं। आपको पता ही है कि ये जो हमारे पास कोर एग्रीमेंट फ्रेमवर्क है या रीजनल मेडिएशन है। कोर एग्रीमेंट बेसिकली आपका कब साइन किया है, जैसा मैंने पहले बता दिया कि 17 जून को यहाँ पर साइन किया गया था, जिसका टाइटल नेम क्या था, अनुमान बेसिकली यहाँ पर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो वेंसडे को साइन किया था और इसको इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया गया था। ठीक है, फिजिकल नहीं किया गया। फिजिकल यहाँ पर टेक्निकल फेज जो हमें 19 जून को देखने को मिला था फ्राइडे वाले दिन, उसको कैंसिल कर दिया गया था। फिर यहाँ पर 21 जून को, ठीक है, 21 जून को यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर एक मीटिंग देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है लेक ल्यूसरन समिट। ठीक है, जो बर्गन स्टॉक रिजोर्ट हमें स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज तो यहाँ पर हमें समिट देखने को मिले। ठीक है, ये एक टेक्निकल फेज था। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर एक डेवलपमेंट होते हुए नजर आई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर बेसिकली क्या हुआ कि ईरान और यहाँ पर जो है वो कह लें कि यूएसए की तरफ से स्ट्राइक्स की गई। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको पता ही है कि ये जो हमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो मोवा साइन किया गया बेसिकली फॉर 60 डेज था। ठीक है, आगे जो है यहाँ पर इसके ऊपर प्रॉपर परमानेंट जो है यहाँ पर एग्रीमेंट जो है वो तैयार होना भी बाकी है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से आपको पता ही है कि डिप्लोमेटिक रोल की तरफ से तो यहाँ पर सीडीएफ साहब और उसके बाद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों ने यहाँ पर रोल प्ले किया। मैरीटाइम डीमैनिंग की बात की जा रही है, यहाँ पर बारूदी सुरंगों की जो सफाई की बात की जा रही है वो यहाँ पर ईरान की बात की जा रही है कि ईरान करेगा, एक चीज़ ये भी है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंजेक्शन की अगर बात, सैंक्शन रिलीफ की बात की जाए, अनफ्रीजिंग ऑफ ईरानियन वेल्थ, यहाँ पर कतरी बैंक के अंदर बेसिकली $12 बिलियन जो है यहाँ पर किसके हैं, ईरान के हैं। तो उसमें से अगर देखा जाए तो $6 बिलियन अनफ्रीज करने की बात की जा रही है कि 2 फेज में किया जाएगा बेसिकली। फर्स्ट फेज में 6 बिलियन और सेकंड फेज में आपका कितना किया जाएगा, 6 बिलियन। ठीक है,
तो ये चीज़ है। तो आई होप आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा। आप देखें यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जो है वो समिट होने जा रही है आज, ठीक है। इसके ऊपर आगे जो भी डिस्कशन फर्दर होती हैं तो वो हम जो है वो कल इसके ऊपर जो है वो एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हमने जस्ट लिया है, ठीक है। ये आप लाजमी जो है सिर्फ ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, ऐड आपने करना है यहाँ पर दोहा जो यहाँ पर मीटिंग होने जा रही है, सिर्फ इतना करें। आगे जो मुद्दा क्या है और ये छोटी छोटी जो चीज़ें हमने डिस्कस की है, 3 से 4 लाइनें ऐड करें, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बाकी आप एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी आप ले ही चुके हैं। अब हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, यहाँ पर डाटा गवर्नेंस पॉलिसी की बात करते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, डिजिटाइजेशन मैट्रिक्स एनालाइजिंग पाकिस्तान ड्राफ्ट यहाँ पर पेश किया गया है, डाटा गवर्नेंस पॉलिसी 2026 एंड आर्टिकल 14 प्राइवेसी गारंटी, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली मैं क्रक्स बता दूं, देन हम पूरा एनालिसिस करेंगे। देखें यहां पर जो मैंने पहले भी बताया कि इसका पर्पस ये रहेगा कि जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक डाटा, ठीक है। अब पब्लिक डाटा विदाउट परमिशन के अगर देखा जाए, इजाजत के बगैर जो है कोई भी पब्लिक बॉडी इसको यूज नहीं कर सकती, जितनी देर इजाजत यहां पर ना मिले, किसकी तरफ से, पब्लिक की तरफ से या इंडिविजुअल की तरफ से, ठीक है। इसके बगैर यूज नहीं किया जा सकता। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो हमारे पास ये डाटा है, डाटा बेसिकली यहाँ पर स्ट्रैटेजिक नेशनल एसेट इसको कंसिडर किया जा रहा है। ये किसी के कहले के इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर इसके ऊपर मालकियत नहीं है, किसकी जो है यहाँ पर मलकियत नहीं है, इंस्टीट्यूशंस की या किसी एजेंसी की यहाँ पर मलकियत नहीं है, बल्कि ये क्या है, यहाँ पर कस्टोडियन है, निगहबान है, ठीक है। तो ये है। तो अगर देखा जाए कोर फिलॉसफी एंड स्ट्रक्चरल स्कोप की अगर बात की जाए, डाटा एज ए नेशनल एसेट, तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन ने यहाँ पर रिलीज किया है, एक ड्राफ्ट रिलीज किया है, डाटा गवर्नेंस पॉलिसी फॉर पब्लिक रिव्यू अंटिल कब तक, या बेसिकली 10 जुलाई तक पब्लिक रिव्यू के लिए आपको पता है जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। फ्रेमिंग पब्लिक डाटा एज ए स्ट्रैटेजिक नेशनल एसेट इसको कंसिडर किया जा रहा है, हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द पॉपुलस। तो कस्टोडियन नॉट ऑनर्स यहाँ पर बात की जा रही है। शिजा फातिमा साहबा यहाँ पर कहते हैं कि फ्रेमवर्क जो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि पब्लिक बॉडीज जो है वो डाटा कस्टोडियन है, निगहबान है, ना कि बेसिकली यहाँ पर इसके मालक है। तो वो भाई ऑनर नहीं है, यहाँ पर वो क्या है, निगहबान है, ठीक है, निगरानी करने वाले। तो ये चीजें हमारे पास देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर जुरिस्डिक्शनल बाउंड्रीज की अगर बात की जाए, तो पॉलिसी अप्लाइज टू यहाँ पर फेडरल मिनिस्ट्रीज, ठीक है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरीज है, उसके बाद ऑटोनोमस कॉर्पोरेशंस है, उसके बाद अगर देखा जाए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स है, हैंडलिंग पब्लिक फंड को जो हैंडल कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इनके ऊपर लागू होगा हमें या अप्लाई होगी। उसके अलावा जो बाकी यहाँ पर इन सेक्टर्स को यहाँ पर निकाल दिया गया, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर पर्सनल डाटा को, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को, पार्लियामेंट को एंड कोर नेशनल डिफेंस डोमेन्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा अगर देखा जाए प्रोविंसेस को बोला गया अलाइन करने के लिए। नेक्स्ट अगर देखा जाए सिटीजन्स को एम्पावरमेंट करने के लिए भी जो है हमें ये डाटा गवर्नेंस पॉलिसी देखने को मिल रही है। इसके अंदर प्राइवेसी फ्रेमवर्क भी है, राइट टू ऑडिट एक्सेस की यहाँ पर बात की जा रही है। देखें अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 देखा जाए तो इसके अंदर जो आर्टिकल नंबर 14 है, इसका पर्पस ये है कि डिग्निटी, किसी भी इंडिविजुअल के डिग्निटी और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब ये चीज है। अब यहाँ पर सिटीजन्स है बेसिकली आर गारंटेड द लीगल राइट टू नो। अब यहाँ पर बेसिकली इनके पास एक लीगल राइट होगा पब्लिक के पास कि कोई भी स्टेट की एंटिटी है, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, एजेंसी है, अगर इनके डाटे को यूज करती है, इस्तेमाल करती है, ठीक है, तो उसके बारे में जो वो कह ले कि ये जान सकते हैं, पब्लिक यहाँ पर जान सकते हैं, इंडिविजुअल जान सकते हैं कि किसने बेसिकली यहाँ पर मेरा डाटा यूज़ किया, किस पर्पस के लिए किया और कौन से टाइम बेसिकली यूज़ किया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं विच स्टेट एंटिटी एक्सेस्ड देयर पर्सनल रिकॉर्ड्स अलॉन्ग साइड एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, स्पेसिफिक इंटेंट क्या है, बेसिकली इरादा क्या है एजेंसी का। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जान सकता है यहाँ पर इंडिविजुअल या पब्लिक। डाटा पोर्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो डाटा यहाँ पर जो है वो हासिल भी किया जा सकता है, पब्लिक हासिल भी कर सकती है, यहाँ पर अपना डाटा रीड भी कर सकती है, ये भी सहूलत मौजूद है। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो प्राइवेसी को ज़्यादा इन्हांस करने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है प्राइवेसी इन्हांसिंग टेक्नोलॉजीज। उसके बाद है यहाँ पर प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या किया जा सकता है, प्राइवेसी के ऊपर और ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, इसको इन्हांस किया जा सकता है। इसके अलावा अगर पॉलिसी मैंडेट्स की बात की जाए तो इन्हांस इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है।
उसके बाद है ये नैरोर रिटेंशन विंडो की बात की जा रही है, एक्सप्लिसिट पेरेंटल जो कंसेंट पाथवेज फॉर चिल्ड्रंस डाटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बेसिकली इंक्लूड है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो डाटा को प्रोटेक्ट करना है कि विदाउट एनी परमिशन ऑफ पब्लिक जो है कोई भी इसके डाटा को ना तो चोरी कर सकता है ना ही यूज कर सकता है, क्योंकि पब्लिक के पास अथॉरिटी होगी कि वो इजीली जो है जान सकते हैं कि किसने डाटा यूज किया है, कब किया है और क्यों किया है, किस पर्पस के लिए किया है, ठीक है। रेगुलेटरी ओवरसाइट की अगर बात की जाए, डिजिटल सॉवरेनिटी, देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक बात की थी सॉवरेनिटी फॉर रेजिलियंस, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे एरियाज थे, उनमें से एक एरिया अगर देखा जाए तो डिजिटल का था। तो मैंने कहा था कि डिजिटल सॉवरेनिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यही चीज यहां पर बात की जा रही है बेसिकली डिजिटल सॉवरेनिटी, बेसिकली कि यहां पर जो है वो कह ले के पब्लिक के पास इख्तियार है, वो अपने डाटा के बारे में जान सकते हैं किसने यूज किया, कब किया, ठीक है। ये सारी चीजें जो अभी हम डिस्कस करें। रेगुलेटरी ओवरसाइट की अगर बात करें, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी कौन, अब यहाँ पर इन्फोर्समेंट अथॉरिटी क्या है, पाकिस्तान डिजिटल जो है यहाँ पर अथॉरिटी रहेगी। अब ये किसके अकॉर्डिंग जो बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करेगी, एनफोर्समेंट देखने को मिलेगी हमें, वो है डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करवाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एआई के ऊपर अगर कोई टॉपिक आ जाता है या डिजिटल के ऊपर यहाँ पर कोई टॉपिक आ जाता है, डिजिटलाइजेशन के ऊपर इन पाकिस्तान, तो देन आप ये दे सकते हैं यहाँ पर रेफरेंस या एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए हमारे पास रहेगा नेक्स्ट ओपन डाटा डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो है ये ओपन ही रहेगा, कोई भी जो है यहाँ पर एक्सेस हासिल कर सकता है, इसको रीड कर सकता है। सॉवरेनिटी एंड ब्रिज प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए, क्रॉस बॉर्डर गवर्नेंस अगर कोई डाटा ट्रांसफर करना है तो उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होगा। देखिए डाटा गवर्नेंस पॉलिसी का एक ही पर्पस है, जो पब्लिक डाटा है उसको एज ए स्ट्रैटेजिक नेशनल एसेट कंसीडर किया जा रहा है, डाटा को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ना कि उसकी वायलेशन करना। तो ये बेसिकली एक अच्छा स्टेप है। यहाँ पर एटलीस्ट जो हम बात करते हैं कि हमारी जो प्राइवेसी है वो अंडर थ्रेट है, यहाँ पर चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, कोई डाटा चुरा ले, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये डाटा गवर्नेंस पॉलिसी एक ड्राफ्ट पेश किया गया, देखें अभी 10 जुलाई तक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं एज ए एग्जाम्पल या एज ए रेफरेंस देने के लिए, मोर देन इनफ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अनचेक्ड पावर की बात की जा रही है भाई, तो यहां पर एग्जेक्टिव ओवर रीच है, ड्यू प्रोसेस कैसे कमजोर पड़ रहा है, इसके ऊपर एनालिसिस रहेगा। और एवेल्युएटिंग सिविल लिबर्टीज इंप्लीकेशन क्या है, किसकी वजह से बेसिकली पंजाब एंटी सोशल बिहेवियर बिल जो पेश किया जाए। देखिए लेजिस्लेटिव जो है कंट्रोवर्सी इसके ऊपर है, अब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। कॉलोनियल ओवरटून इसको क्यों कहा जा रहा है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले लेजिस्लेटिव गैप की बात करेंगे। देखिए while acknowledging Pakistan's पंजाब नीड्स टू काउंटर ऑर्गेनाइज, इसका पर्पस क्या है बेसिकली यहाँ पर इस बिल का लाने का, क्राइम को खत्म करना पंजाब के अंदर, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर सीसीडी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। अब देखें हम यहाँ पर इसके नेगेटिव साइज और पॉजिटिव साइज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम आज बात करने वाले सिर्फ इस बिल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर कुछ आर्गूमेंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ठीक है। उसके बाद है एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026 फेल्स टू बैलेंस स्टेट पावर विद फंडामेंटल सिटीजन सेफगार्ड। बात की जा रही है यहाँ पर इम्बैलेंस किसके इम्बैलेंस बिटवीन स्टेट पावर एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। बात यहाँ पर यह की जा रही है कि यह इस तरह का बिल लाने का जो है वो पर्पज यही हो सकता है, ये कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने यह इसकी पॉजिटिव साइड भी देखी कि एटलीस्ट क्राइम को यहाँ पर खत्म किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी, प्रोपेगेंडा देखने को नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन कहा यह इसलिए जा रहा है कि भाई जो स्टेट के पास इख्तियारात ज्यादा चले जाएंगे। हो क्या रहा है कि हमने पहले भी कहीं ना कहीं पर डिस्कस किया था कि देखें जो लॉ बनाए जाते हैं यहाँ पर, जो बिल यहाँ पर या एक्ट पास किए जाते हैं, उसका पर्पज होता है यहाँ पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ना कि कंट्रोल करना। अब कंट्रोल करने की बात आएगी तो वही सभ्य कॉन्टिनेंट की बात आ जाएगी। यहाँ पर जो ब्रिटिश ने जो भी यहाँ पर लॉ बनाए तो कंट्रोल करने के लिए बनाए गए, तो यही चीज यहाँ पर कही जा रही है, इसके साथ थोड़ा सा इसको रिलेट किया जा रहा है। ये वर्ड है बेसिकली जो है वो पंजाब असेंबली के जो स्पीकर है बेसिकली उनके वर्ड है, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इस तरह हमें स्टेट पावर और फंडामेंटल राइट्स थोड़े से जो है वो कॉम्प्रोमाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोसीजरल बैकडोर की अगर बात की जाए तो बिल बाई पास नॉर्मल लेजिस्लेटिव ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए। मकसद क्या था, यहां पर जो स्पीकर है पंजाब असेंबली के, उनको जो है इत्माद में लिए बगैर जो है यहां पर बिल पास कर दिया गया। तो यहां पर स्पीकर साहब ने यह भी कहा है कि कॉलोनियल सबवर्जन
ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कॉलोनियल एरा के अंदर जो फ्रेमवर्क बनाया गया था कंट्रोल करने के लिए, यही कहीं ना कहीं पर झलक देखने को मिल रही है इस लॉ के अंदर या इस बिल के अंदर, ठीक है। असेंबली स्पीकर यहाँ पर पब्लिकली कॉशन्ड दैट द ड्राफ्ट इकोज रिप्रेसिव कॉलोनियल एरा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, ठीक है, बाई पासिंग इंडिपेंडेंट जुडिशियल ओवरसाइट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो जुडिशियल ओवरसाइट होना चाहिए वो यहां पर नजर नहीं आता, उससे पहले ही जो है यहां पर जो है वो स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और वो कौन कौन से स्टेप्स है अब हम आगे डिस्कस करने वाले, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए स्वीपिंग एग्जेक्टिव पावर एंड वेग, यहां पर डेफिनेशन, वेग डेफिनेशन क्या है जो बिल्कुल गैर वाजे है, क्लियर नहीं है। तो यहां पर अगर स्वीपिंग एग्जेक्टिव पावर की बात की जाए तो क्या है, सबसे पहले देखा जाए इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर, अब डिवीजन लेवल के ऊपर है, ठीक है, लॉ इंस्टीट्यूट है, टायर ऑफ प्रोविंशियल डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर क्या किया जाएगा, यहां पर इंटेलिजेंस कमेटीज बनाई जाएंगी, ठीक है। अब इंटेलिजेंस कमेटी जो है कह लें कि यहां पर वो काम करेंगी पूरा जो है यहां पर पंजाब के अंदर, तो ऑपरेटिंग एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंशियली रखा जाएगा इसको बेसिकली यहां पर। तो लीगली परज्यूम्ड एक्शन गुड फेथ, ठीक है, नेक नियति से, ठीक है। दीज एग्जेक्टिव यहां पर ब्लॉक्स क्या कर सकते हैं, मिनिमल एविडेंशियरी स्टैंडर्ड्स। तो यहां पर अगर इनके पास पूरे अगर यहां पर कह लें कि सबूत ना भी हो तो ये फिर भी जो है यहां पर काफी चीजों के ऊपर जो वो एक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर देखा जाए टू इशू सैंक्शंस, तो यहां पर है ड्रैकोनियन एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी। तो ड्रैकोनियन का मतलब था सख्त किस्म के लॉ, जिस तरह हमें यह देखने को मिल रहा है, ठीक है। ड्रैकोनियन एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज की बात की जा रही है कि क्या पेनल्टीज लग सकती हैं। तो सबसे पहले देखा एक्टिंग सिंपली ऑन अनप्रूवन पुलिस फाइल्स, रिटन कंप्लेंट्स के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये क्या करेंगे, दीज स्टेट कमेटीज क्या करेंगी, बाईपास स्टैंडर्ड कोर्ट्स, ठीक है, बाईपास कोर्ट के जितने भी डिसीजन से पहले ये क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर सकते हैं, CNIC जो है यहाँ पर ब्लॉक किया जा सकता है। उसके बाद कॉन्फिस्केट फोन जितने भी डिवाइसेस है उसको भी कब्जे में लिया जा सकता है। डिलीट ऑनलाइन प्रेजेंस, जितने भी ऑनलाइन प्रेजेंस है सोशल मीडिया के ऊपर है जहां कहीं पर भी है वो सारी जो है यहां पर डिलीट कर दी जाएगी। एंड इन्फोर्स डिजिटल सर्विलियंस, और यहां पर डिजिटल सर्विलियंस जो है निगरानी के लिए जो इन्फोर्स किया जाएगा। तो ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं बेसिकली बाईपास करते हुए, बाईपास किसको करते हुए, कोर्ट को, ठीक है। किसकी बेस के ऊपर, सिर्फ यहां पर कंप्लेन भी अगर आ जाती है, रिटर्न कंप्लेन भी अगर मिल जाती है या किसी शको शुबहात की बेस के ऊपर अगर पकड़ भी लिया जाता है तो देन भी ये सारी चीजें कोर्ट में जाने से पहले ये की जा सकती है, ठीक है। ओवरली ब्रॉडेड वायलेशन की अगर बात की जाए तो यहां पर डेफिनेशन की बात की जा रही है एंटी सोशल बिहेवियर की। तो एंटी सोशल बिहेवियर अगर देखा जाए तो क्या की चीजें हो सकती है इसके अंदर, बियॉन्ड अगर ड्रग ट्रैफिकिंग से हटकर या ऑर्गेनाइज सिंडिकेट से हटकर जो जराइम है बेसिकली उनसे हटकर इसका फोकस किसके ऊपर रहेगा। एक तो यहां पर सबसे पहले देखा जाए तो स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, जो यहां पर आप कह सकते हैं डिसएमिनेशन ऑफ क्या कह सकते हैं, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें। अब्यूसिव लैंग्वेज को यूज कर रहा है यहां पर, ठीक है। यहां पर अगर कह ले कि पब्लिक अनॉयंस, यहां पर जो अफरा तफरी का यहां पर जो है वो आलम क्रिएट कर रहा है उसके लिए, वाइल गारंटेड डिस्ट्रिक्ट कमेटीज द ऑटोनोमियस पावर टू ऐड न्यू ऑफेंस आर्टिकल। तो यहां पर ये एंटी सोशल बिहेवियर का मतलब क्या रहेगा, जो मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा है, कोई अब्यूजर लैंग्वेज यूज करता है, ठीक है, या कह ले कि अवाम के अंदर अफरा तफरी फैलाता है, तो इस तरह जो है इसके ऊपर जो वो एक्शन लिया जा सकता है। तो ये बोला, इसको बोला जाता है एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है। तो अब ये चीज है इन्वर्जन ऑफ ड्यू प्रोसेस, यहां पर ड्यू प्रोसेस कमजोर कैसे पड़ रहा है इस लॉ की वजह से, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसके एडवांटेज देखें ना कि भाई इसका फायदा यही है कि ये एक तो क्राइम को यहां पर खत्म किया जा सकता है, ठीक है। जो भी यहां पर कह ले के कोई वेमेंस है उनको भी अगर कोई इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, हैरेसमेंट वगैरह का यहाँ पर कोई भी इशू है तो उससे भी जो है यहाँ पर जो है वो कह ले के एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह जो है यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा इन्वर्जन ऑफ ड्यू प्रोसेस की बात की जाए तो ड्यू प्रोसेस कमजोर किस तरह है बेसिकली यहाँ पर, इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं और नेसेसरी एडजस्टमेंट क्या की जा सकती है, रिफॉर्म्स फर्दर इसके अंदर क्या किए जा सकते हैं। प्रिमेटिव की अगर बात की जाए सैंक्शंस की तो इसके अंदर ऑल्दो इम्पोजिंग इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल ट्रैकर्स, तो यहाँ पर जो है जो आदि मुजरम है उनके अंदर यहाँ पर फिजिकल जो है यहाँ पर क्या है ट्रैकर्स लगाए जाएंगे, ट्रैकर्स जो है इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे, लेकिन ये विदाउट परमिशन ऑफ कह ले मजिस्ट्रेट यहाँ पर जो है वो ट्रैकर नहीं लगाए जा सकते। ये एक चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिजिकल ट्रैकर रिक्वायर्स मजिस्ट्रेट्स यहाँ पर फॉर्मल डिक्लेरेशन, ठीक है, एक चीज तो ये सिवियर एग्जेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडिविजुअल वेल्थ प्राइवेसी एंड मूवमेंट, तो यहाँ पर जो वो लेकर सख्त किस्म की जो रिस्ट्रिक्शंस एग्जेक्टिव की तरफ लगाई जा सकती हैं, जैसे यहाँ पर वेल्थ है, किसी प्राइवेसी है या मूवमेंट है, रोका जा सकता है अर्लियर इन द टाइमलाइन विदाउट इंडिपेंडेंट लीगल
सिक्योरिटी। तो जितनी देर तक लीगल सिक्योरिटी नहीं हो जाती उतनी देर तक ये चीज़ें जो है यहाँ पर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहेगी। बर्डन सम एप्लेट यहाँ पर टैक्स की बात की जाए तो यहाँ पर अगर कोई सिटीजन इस लॉ को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यहाँ पर एक्शन को अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो पहले उसको कमेटीज से होकर गुजरना पड़ेगा। एक नेटवर्क है पूरा ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव कमेटीज है, ठीक है। देन जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशियल ट्रिब्यूनल की तरफ जा सकता है, ठीक है। कोर्ट डिमांड की बात की जाए बिफोर टेकिंग फाइनल लेजिस्लेशन वोट पंजाब असेंबली मस्ट एग्रेसिवली नैरो इट्स डेफिनेशन। सबसे पहले जो है एंटी सोशल बिहेवियर की जो है यहाँ पर डेफिनेशन होनी चाहिए। इसके जितने भी हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं टर्म्स, इनकी डेफिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद है जुडिशियल चेक पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जुडिशियल ओवरसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जुडिश देखें कोर्ट को बाईपास करते हुए यहाँ पर कमेटीज क्या करेंगी, जो इंटेलिजेंस कमेटीज बनाई जा रही है वो पहले ही यहाँ पर जो है वो कह ले कि ऑनलाइन उसकी प्रेजेंस भी खत्म कर दी जाएगी, CNSC ब्लॉक कर दिया जाएगा उसका, ठीक है, अकाउंट्स ब्लॉक कर फ्रीज कर दिया जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पर कोर्ट के साथ जो है वो कंसल्टेशन करने के बाद भी स्टेप लिए जा सकते हैं। तो ये बेसिकली बात की जा रही है कि जो कह लें कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स है तो वो भी कहीं ना कहीं पर ये वायलेट होता है। तो ये एक कह लें कि स्पीकर साहब ने भी यही कहा है कि भाई ये ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर कॉलोनियल एरा के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क देखने को मिलता है जिसके अंदर गवर्नमेंट के सारे इख्तियार जो है वो स्टेट के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो कह लें कि पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, ना कि पब्लिक के जो है वो सर्व करने के लिए बनाया जा रहा है। तो इस तरह बेसिकली कहा जा रहा है। तो दोनों हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी है, ये चीज़ें भी है, ठीक है। तो हमने हर एंगल से इसको डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको जो है वो एनालिसिस का पता होना चाहिए और नोट लाजमी करेंगे अगर ये पास हो जाता है। तो फर्दर फिलहाल तो आप इसके कुछ पॉइंट्स जो आप ऐड कर लेंगे जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर वोकैब की। तो वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर जो है डिस्कस करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं डॉन न्यूज़पेपर के 10 वर्ड्स हैं बेसिकली हमने फिक्स किए हुए हैं, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए 2 सिनोनिम्स है 2 एंटोनिम्स, तो ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स बनते हैं। तो आप अपने डेली बेसिस के ऊपर वोकैब कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास जो यहाँ पर वर्ड रहने वाला है प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स क्या रहेगा, बहुत इजी वर्ड है बेसिकली। डिफाइंड एरिया, डिस्ट्रिक्ट और बाउंड्री, बेसिकली हदूद या इलाके को बोला जाता है, स्पेशली फॉर अगर यहाँ पर बात की जाए एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिशियल पर्पज के लिए, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, डिस्ट्रिक्ट या जोन। ऑपोजिट क्या बनेगा, एंटायरिटी या एक्सपेंस आप इसको बोल सकते हैं। सेकंड वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर गाइल, बहुत इजी वर्ड है। गाइल मीन्स होता है क्लेवर, डिसेप्शन और कनिंग यूज टू अचीव गोल्स, ठीक है। मक्कारी के साथ क्या होता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना या धोखाधड़ी के साथ। डिसीट या कनिंग, ऑपोजिट क्या बनेगा, ऑनेस्टी या सिंसेरिटी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर अनक्यूथ। अनक्यूथ मीन्स क्या होता है, लैकिंग गुड मैनर्स, जो बिल्कुल बदतमीज हो उसको बोला जाता है। रिफाइनमेंट बोल सकते हैं या सोफिस्टिकेशन बोल सकते हैं आप उसको। रूड या बुरश, ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, बुरश रहेगा तो यहाँ पर ऑपोजिट क्या बनेगा, पोलाइट या रिफाइंड आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, कंट्राइव्ड, बहुत ईजी वर्ड है। कंट्राइव्ड बेसिकली बोला जाता है आर्टिफिशियली जो यहाँ पर प्रिपेयर किया गया हो, तैयार किया गया हो। फोर्स्ड रादर देन नेचुरल, ठीक है, आर्टिफिशियली मसनूई जो तैयार किया गया फोर्स्ड। तो ऑपोजिट क्या बनेगा, नेचुरल, कुदरती तौर पर या जेन्युइन आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर प्लेजिंग। प्लेजिंग मीन्स क्या रहेगा यहाँ पर, प्लेजिंग होता है रॉबिंग और डिस्ट्रॉइंग स्पेशली ड्यूरिंग वॉर अनरेस्ट। यहाँ पर लूट मार करने को बोला जाता है जब यहाँ पर जंग हो रही हो या यहाँ पर कह लें कि वॉर स्टार्ट हो। लूटिंग या रेडिंग आप बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, प्रोटेक्टिंग या सेफ गार्डिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर वाइली। वाइली मीन्स होता है बेसिकली क्लेवर एंड डिसीटफुल और क्राफ्टी वे, मक्कार को बोला जाता है या चालाक को बोला जाता है। क्राफ्टी बोल सकते हैं या इसलिए। ऑपोजिट क्या बनेगा, ऑनेस्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर प्लंडर। प्लंडर मीन्स क्या रहेगा, बेसिकली टू स्टेल गुड्स बाय फोर्स, जोर जबरदस्ती क्या है यहाँ पर चीज़ों को छीन लेने को बोला जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर्स आर स्टॉलन गुड्स। लूट या रॉब बोलेंगे। ऑपोजिट क्या बनेगा, प्रोटेक्ट और रिस्टोर आप इसको बोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आपने लाजमी नोट करना है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहने वाला है यहाँ पर बेसिकली स्करेज। स्करेज मीन्स क्या रहेगा, अ सोर्स ऑफ ग्रेट सफरिंग और डिस्ट्रक्शन, तबाही का जो है वो बायस बनना। प्लेग या कर्स, ऑपोजिट क्या बनेगा, ब्लेसिंग या बेनिफिट, ठीक है। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, ओपेकनेस मीन्स होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफिकल्ट टू सी थ्रू अंडरस्टैंड, ऐसी चीज़ जिसको इजीली जो है वो आसानी के साथ समझा ना जा सके, ठीक है, जो गैर वाज़ेह हो बेसिकली, ठीक है। ऑब्सक्योरिटी बोल सकते हैं या क्लाउडीनेस। ऑपोजिट क्या बनेगा, क्लैरिटी या ट्रांसपेरेंसी बोल सकते हैं। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मीन्स होता है यूजफुल और प्लेजेंट फैंसी फैसिलिटी और फीचर्स और सर्विस, ठीक है, फैसिलिटी सहूलत मुहैया करने को बोला जाता है। कन्वीनियंस बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, इनकन्वीनियंस या हार्डशिप। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।